नमस्कार, आप सबको क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज मर्चेंट नेवी के उस सेलर की बात करेंगे जो देहरादून का रहने वाला है। मुंबई की कंपनी के लिए काम करता था। जहाज पर रूस से तुर्की के लिए निकला था मगर वापस नहीं लौटा। कैप्टन ने कहा सुसाइड कर लिया, लेकिन परिवार को यकीन नहीं। समंदर की लहरों पर अंकित सकलानी की मौत का सच क्या है, वो जहाज कहां है और वो क्रू मेंबर कहां है, आज एक्सक्लूसिव में आप यही जानेंगे। बात उन शहीदों की भी करेंगे जिनमें से बिहार के चंदन कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए ना सरकार को वक्त मिला और ना ही उसके किसी नुमाइंदे और अफसर को। उधर यूपी में शहीद करण की अंतिम यात्रा में नेता पहुंचे। परिवार को आर्थिक सहायता का चेक भी मिला और सरकारी नौकरी का भरोसा भी। जबकि उत्तराखंड में शहीद गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह को सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अनदेखी तो लोग कोरोना की भी कर रहे हैं, शहीदों की ही नहीं बिहार ने की, लेकिन कोरोना की भी कर रहे हैं। पहाड़ों पर 3 दिन से जबरदस्त भीड़ है। लाखों सैलानी रिवेंज टूरिज्म के लिए शिमला मनाली में हैं। कई अब भी रास्ते में हैं, वहां पहुंचने की जल्दी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन में कोरोना बढ़ने लगा है। शमशान में वेटिंग शुरू हो गई है। क्या हालात फिर खराब होंगे? आज आपको राम भक्त शबनम से मिलवाना है, जो महाराष्ट्र से पैदल अयोध्या के लिए निकली है। राम के भजन गाती और कट्टरता फैलाने वालों को सख्त प्रेम का संदेश देती। पब्लिक इंटरेस्ट में शुरुआत आज उस खबर से करनी है जिसे सुनकर पहली बार मैं भी चौंक गया। 2 दिन पहले छुट्टी थी, घर पर था, अचानक एक फोन आया। दूसरी तरफ एक लड़की थी, उसने मर्चेंट नेवी के अपने एक रिश्तेदार के बारे में बताना शुरू किया। कहा अंकित सकलानी नाम था, मुंबई की कंपनी के लिए काम कर रहा था, तुर्की रशिया वाले रूट पर शिप में तैनात था। लड़की ने बताया कि जब शिप रशिया से तुर्की के लिए जा रहा था तभी कैप्टन का फोन आया। परिवार को अंकित के मौत की खबर सुना दी गई। कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। फोन पर लाश की तस्वीरें भेजी जिसमें शरीर पर चोट के निशान थे। परिवार को ना शव मिला और ना ही आगे की कोई जानकारी। परिवार का दावा है जिस शिप पर यह सब कुछ हुआ उसे तुर्की ने अपने पोर्ट पर सील कर दिया है। क्रू मेंबर को भी पकड़ लिया है। इसी खबर को लेकर हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? तुर्की वाले जहाज पर अंकित की मौत का आखिर सच क्या है? शिप के मीटिंग रूम में बहस हो रही है। कुर्सी पर बैठा ये अंकित सकलानी है। सिर के पिछले हिस्से पर गहरी चोट लगी है, वो लहूलुहान है। अंकित के कुछ साथी सामने खड़े हैं। शिप का कैप्टन दिलीप बार बार अंकित को कुछ समझा रहा है, लेकिन अंकित घर जाने की जिद पर अड़ा है। आखिर क्यों? ऐसा मत कर, तेरी बीवी बच्चे जाओ घर पे, जाओ घर पे अच्छे से। नहीं मैं मार देंगे समय को, कोई नहीं। 11 दिसंबर को अंकित ने अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो अपनी पत्नी को भेजा। इसके बाद देहरादून के अंकित को किसी ने नहीं देखा। रूस से तुर्की के बीच अंकित के साथ आखिर क्या हुआ? अंकित सकलानी के सिर पर गहरी चोट कैसे आई? क्या समंदर के बीच अंकित ने शिप पर कुछ ऐसा देखा जो बाकी स्टाफ नहीं चाहता था? क्या वाकई अंकित ने सुसाइड किया या सच कुछ और है? जितने बड़े सवाल हैं, राज उतने ही गहरे। सच क्या है? सवालों की तिलिस्म तोड़ने के लिए हम जा पहुंचे देहरादून। गढ़वाल कॉलोनी में यह है अंकित का घर। मां बदहवास बैठी है। पिता की आंखें बेटे की राह देखते देखते थक गई। अंकित की पत्नी सदमे में है। पति की फोटो देखकर वो दिल को दिलासा दे रही है। 3 साल की बेटी हर गम से अनजान है। उसे तो लगता है पापा घर आने वाले हैं, लेकिन परिवार की आस टूटने लगी है। मेरे हस्बैंड ने 1 तारीख को शिप में ज्वाइन किया था
और 10 डेज़ तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। मेरी उनसे नॉर्मल बात हो रही थी, उन्होंने कभी मुझे कोई इशू नहीं बताया। 10 डेज़ तक सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने कहा सब ठीक है, रशिया जा रहा है शिप, और जो है मैं 9 मंथ, वो हमेशा ही 9 मंथ की सेलिंग करके आते थे। वो लास्ट APJ शिपिंग कंपनी से आए थे, अब चाहे तो वहाँ उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। 9 मंथ उन्होंने पूरा अपना वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया था। 10 डेज़ के बाद उनके ऐसे मैसेज आने लगे कि वो यहाँ पर परेशान है, कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज है, जब उनके ऐसे मैसेज आए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शिपिंग कंपनी से बात करूंगी, और जो भी होगा, अगर तुम्हें साइन ऑफ करना, अगर उनका नहीं बन रही है या कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो तुम वहाँ से पोर्ट से साइन ऑफ कर लो। 10 दिन में ही नौकरी छोड़ने की नौबत क्यों आई? अंकित के साथ कुछ तो गलत हो रहा था, जिसकी जानकारी वो बार बार परिवार को दे रहा था। 11 दिसंबर के वीडियो के बाद अगले ही रोज यानी 12 दिसंबर 2023 सुबह 3:25 पर अंकित की पत्नी को फोन पर मैसेज आता है। व्हाट्सएप पर दोनों के बीच जो बात हुई उससे साफ हो जाता है कि अंकित जिस शिप पर था वहां सब कुछ ठीक नहीं है। यहां परिवार का शक और गहराने लगा। किसी अनहोनी की फिक्र परिवार के हर सदस्य को होने लगी। मैंने इनकी कंपनी से बात की, मैंने इनकी कंपनी से बोला, मैंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उस टाइम पे उन्होंने बहुत लाइटली लिया। उन्होंने कहा अभी आपके हस्बैंड को तो सिर्फ जो है 10 डेज़ हो रहे हैं ज्वाइन किए हुए, हम साइन ऑफ कैसे करवा सकते हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला, मैं आपकी जो फ्लाइट की टिकट है, मैंने कहा मैं उसका पेमेंट भी आपको देने को तैयार हूँ, और मैंने कहा मैं उसका पेमेंट आपको कर दूंगी, आप उनको साइन ऑफ करवा दो, क्योंकि जो उनके पैसे जा रहे तो बहुत वियर्ड थे कि जान को खतरा है, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली परेशान होगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं आपको फ्लाइट के पैसे जो है वो भेज दूंगी, मेरी बात हो रखी है कंपनी के जो एजेंट थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, जो भी पेमेंट होगा हम आपको बता देंगे। तो ऐसा है कि अभी तो जो है शिप ना पोर्ट में लगानी है, जैसे ही शिप पोर्ट में लगेगा मैंने कहा साइन ऑफ करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैम कब तक लगेगा? तो कहती हैं कि मैम शायद मंडे तक 18 जो है डेट तक शायद ना शिप पोर्ट पे लग जाएगा, टर्की पोर्ट पे, और हम ना उनका साइन ऑफ करवा देंगे। परिवार लगातार कंपनी के टच में था और शिप के कैप्टन दिलीप से भी बार बार बात हो रही थी। वो उसे रिलीज करने की बात भी कह रहे थे, लेकिन अचानक ऐसी खबर आई जिसकी कल्पना भी इस परिवार ने नहीं की थी। अंकित की वाइफ के पास कॉल आई है 18 तारीख को कि अंकित ने शिप से जंप कर दिया है, ऐसा इन्फॉर्म हमें किया गया है। और इन्फॉर्म हमने पूछा है तो कितने बजे की बात है, तो बताते हैं यहाँ के लोकल टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे कर उसने जंप करा है, और हमें 5:30 बजे इन्फॉर्म किया जाता है यहाँ के लोकल टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले सैटरडे की बात है, इसको अपनी वाइफ को उसने एक वीडियो भेजी है, जो कैप्टन ने भेजी है, जिसने भेजी है ये पता नहीं है, कि उसके साथ मारपीट हुई है। जैसे कि दिख रहा है वीडियो में, उसके सर में पीछे से वार किया गया है, साफ दिख रहा है उसमें खून से लथपथ है। बेचारा माफ हाथ जोड़ के बोल रहा है कि मुझे घर भिजवा दो, मुझे नहीं करनी है, लोग मुझे मार देंगे। अंकित को किससे जान का खतरा था? शिप का कैप्टन क्यों बार बार परिवार को ये दिलासा दे रहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, और जब सब ठीक था तो अंकित ने सुसाइड क्यों किया? दीपक कैप्टन है जो मेरे से सैटरडे तक मेरे से कांटेक्ट में था। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा, तो उसने भी यही बोला कि हाँ कि मैम अगर इनको प्रॉब्लम है, हमें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंपनी को रिपोर्ट मैं ही भेजती हूँ। उन्होंने भी यही बोला कि मैं मंडे तक शिप पोर्ट पे लग रहा है और साइन ऑफ इनका हो जाएगा। अब जिस पर्सन का मंडे को शिप लग रहा है वो पर्सन सुबह 7 बजे पागल है जो सुसाइड करेगा? शाम को 4 या 5 बजे उनको टिकट मिलनी थी, और शायद ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक वो अपने घर पहुंच जाते, तो वो मंडे को सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करेंगे? पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये है कि संडे के बाद से मंडे को इंसिडेंट होता है, लेकिन जो दीपक जो कैप्टन है वो मुझे संडे के बाद से रिप्लाई नहीं करता है। शिप वालों के लिए बहुत ईजी है अपना पल्ला झाड़ना कि इंसान कूद गया, क्योंकि वो सबसे ईजी वे है ना। तो वो अभी तो हम तो मिसिंग ही मान रहे हैं कि वो मिसिंग है। अब हो सकता है कि उन्होंने शिप में रखा हुआ है, हो सकता है कि कूदे ही ना हो। हमने उनसे सर्च वीडियोस मांगी है, हमने कहा कि अगर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, वीडियोस का है, हमें वीडियोस दिखाइए ना। हमें क्या पता चल रहा है कि टर्की में बैठ के अपने सर्च ऑपरेशन चलाए। मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि हमने तो कोस्टल गार्ड्स बुला लिए, हमने तो एरोप्लेन से हम सर्च कर रहे हैं। आपके अब इतना बड़ा शिप चला रहे हो, आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है रेस्क्यू करने के लिए। मेरे हस्बैंड कोई पहली बार नहीं जा रहे हैं, 15-18 ईयर्स से वो जा रहे हैं। इतनी अच्छी स्विमिंग आती है कि मान ही नहीं सकती कि डूब के मर गया इंसान, मैं मान ही नहीं सकती। किसी ने इंजर्ड करके फेंका होगा वो अलग चीज़ है। सकलानी फैमिली के सवाल वाजिब भी है, यानी कहीं ना कहीं कोई तो पेच जरूर है जिसे शिप मैनेजमेंट छिपा रहा है। क्यों अंकित शिप को जहन्नम जैसा बता रहा था? परिवार वालों के गले ये बात कतई नहीं उतर रही कि अंकित ने आत्महत्या की। 3 साल की बेटी है, कमाने के लिए जा रहा है इंसान। अगर सुसाइड करना होता यहाँ नहीं कर लेता? 15 दिन वहाँ जाके सुसाइड करेंगे वो, जहाँ उनकी बॉडी में रेस्क्यू नहीं हो रही है।
तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो मतलब इतने ज़्यादा सस्पेक्टेड है उनकी सारी चीज़ें कंपनीज की कि मैं क्या बताऊँ कि ना वो संडे के बाद से कोई रिप्लाई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस भी यहाँ पे खोला हुआ था, ठीक है, रिक्रूट करते थे जो भी ये लोग। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं एजेंट हूँ, मैं रिक्रूट करता हूँ शिप में लोगों को, मतलब जैसे होता है कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ या उसकी तरह से मैं रिक्रूट करता हूँ लोगों को। तो ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। उनको प्रॉब्लम होगी ये एजेंट हैं या रिक्रूट करते हैं या उन्होंने किसी को बोल दिया हो, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। एक्चुअली हमेशा कभी भी शिप की जो पूरी चीज़ें हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, कभी हमें फैमिली को मतलब कभी ऐसे इन्फॉर्म नहीं करते थे। 9 मंथ उन्होंने वहाँ पूरा अपना सर्विस दिया है APG में। तो ये फर्स्ट कंपनी है। इस कंपनी को एक्चुअली हम ढंग से जानते भी नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता था कि ये जो इसके वैसेल है जिस पे गए थे 20 साल पुराना है। मामला बेहद पेचीदा है। परिवार को एक तरफ कंपनी से झूठे दिलासे मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब परिवार ये सोचकर परेशान है कि उसकी मदद करेगा कौन। हम SSP कार्यालय गए थे तो उन्होंने बोला है ये इंटरनेशनल मामला है, 2 देशों का मामला है। एप्लीकेशन लेने से हमें इनकार कर दिया गया है कि हम यहाँ पे मुकदमा 0 FIR लॉन्च नहीं कर, मतलब दाखिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम मुंबई जाएंगे या टर्की जाएंगे अपनी रिपोर्ट करने? हम तो अपने यहीं करेंगे ना रिपोर्ट, उत्तराखंड में ही तो करेंगे। हम यहाँ के हैं तो हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है इस समय। कोई मिसिंग है क्या है, हमें रियलिटी पता चलनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए पर्सन के साथ। पर्सन इतने सालों से काम कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है शिपिंग कंपनी को, और एक अलग कंट्री में जाके, है ना, अपने प्रोफेशन में जाके इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है? पुलिस 2 मुल्कों का मामला बताती है, DM और CM मौन है। परिवार ने विदेश मंत्रालय और तुर्की दूतावास तक से दरख्वास्त लगाई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। परिवार चीख कर इल्जाम लगा रहा है कि अंकित को शिप कंपनी ने मार डाला। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है कि मतलब कि अपने आप को कुछ वो करे। अब करा गया है, क्या धक्का दिया गया है, क्या मारपीट हुई है, हमें कुछ नहीं पता है। बाकी शिप कंपनी से कैप्टन द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हमने एम्बेसी द्वारा कांटेक्ट किया है। एम्बेसी द्वारा जो वो बता रहे हैं कंपनी वाले, वही जवाब वही दे रहे हैं। सिर्फ एलिविश शिपिंग से हमसे बात हो रही है, वो भी वही बोल रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ उनके, अभी सर्च रेस्क्यू चल रहा है, सर्च चल रहा है। यही मेरे मेल द्वारा वो हमें स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अभी कैसा है वो, ठीक है, क्या है, मिला कि नहीं मिला, कुछ मतलब हमें कुछ सर्च चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हमने उनसे फोटो वीडियो मांगी है कि सर्च चल रहा था, हमें फोटो वीडियोस दिखाइए, तो ऐसा कुछ उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। अंकित ने सुसाइड किया या उसकी हत्या हुई, ये सवाल उतना ही गहरा है जितना अंकित के साथ हुआ हादसा। सच क्या है, अब ये पता सरकार को लगाना है, क्योंकि सवाल देश के बेटे का है, जो एक माँ के लिए उसकी आंखों का तारा था, एक पिता के लिए उसके बुढ़ापे का सहारा और पत्नी के लिए ताउम्र का साथी और आखिरी उम्मीद। पड़ताल का एक सिरा कवर हो चुका था। अब पब्लिक इंटरेस्ट की दूसरी टीम मुंबई के उस एल्विश मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में गई जिसका जिक्र अंकित के परिवार वालों ने किया। ये वही कंपनी है जिसने अंकित को तुर्की की शिप पर भेजा था। तो क्या इस कंपनी को अंकित के बारे में कोई जानकारी थी? क्या कंपनी के नाम पर कोई था भी वहां या नहीं? यहाँ मुंबई से चलाई जाती है, मुंबई के मीरा रोड इलाके में इसका दफ्तर है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ताला लगा है और यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनके मुताबिक जो है ये कई दिनों से जो है बंद है, खुला नहीं था। और यहाँ पे पहले जो AC वगैरह लगाई गई थी वो जो है AC भी यहाँ से निकाल ली गई। आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर जो है ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं जिसमें AC लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए कि इसका AC का जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है उससे AC गायब है। तो इस चीज़ से जो है उम्मीद लगती है कि हो सकता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया हो कि हो सकता है कि जांच यहाँ तक पहुँचे। उसमें जो एक एजेंट है उसका नाम है दिनेश जायसवाल। दिनेश जायसवाल से भी मेरी बात हुई तो उसने बताया कि ये दफ्तर बंद है, लेकिन आखिर ये लोग हैं कहाँ और क्यों सामने नहीं आए, इस पर जो है अभी सवाल है। सी ट्रांसपोर्ट में भारत दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश है। 70% कारोबार भारत समंदर के रास्ते ही करता है। अच्छा, अब अंकित जिस लोकेशन से गायब हुआ, रूस और तुर्की के बीच, उस रूट के बारे में आपको समझाते हैं कि माजरा घटा कहां पे है। ब्लैक सी के बेहद करीब रशिया और तुर्की के बंदरगाह हैं। ये ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन है जो दोनों मुल्कों के बीच
कारोबारी रूट है। ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये रशिया के बेरेहोवाया, ये बेरेहोवाया और सैमसन, ये तुर्की का बंदरगाह आ गया और ये रूस का बंदरगाह आ गया। एक तो यहां पर दोनों के बीच में काम होता है। अब ये दूसरी तरफ आ जाइए, हम जो इस्तांबुल साइड से जो है अंकारा और इस्तांबुल के बीच में होता है, वो यहां से रूट जाता है। भारत और तुर्की के बीच में कितना व्यापार होता है? व्यापार होता है 80,541 करोड़ रुपए का। बहुत बड़ा जो है वो भारत और इन दोनों मुल्कों के बीच में इतनी बड़ी व्यापारिक साझा। 2023 में देखिए कितना हुआ, 93,371 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। कितनी बड़ी संख्या है, इसको गौर से देखते जाइए। भारत के पोर्ट कितने हैं? 12 बड़े और 200 छोटे पोर्ट हैं, जिनसे इन देशों में सामग्री भेजी जाती है शिप्स के जरिए। भारत के शिप कितने हैं? 1520 जहाज हैं भारत के, ये हम आप डिटेल करें। भारत में रोजगार कितने लोगों को मिलता है? रोजगार मिलता है 33,000 को इन जहाज़ों पर काम करने का मौका मिलता है। जहाज कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, ये सब डिटेल हमने आपको दिखाई। और रूट कौन से हैं? जो ये फसाद की जड़ बताई जा रही है, वो शिप इस रूट पर चल रहा था, वो इस्तांबुल बड़ा है, और ये रूस और जो तुर्की के बीच में था अंकित के जहाज का, यहां गड़बड़ हुई है। मैं अंकित सकलानी और उसके परिवार से कहना चाहता हूं कि हिम्मत रखिएगा, क्योंकि इस खबर की पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। आज भी संबंधित मंत्रालय में बात करने की हमने कोशिश की, हमारे दफ्तर की ओर से ईमेल भी भेजा गया मंत्रालय को, लेकिन शायद क्रिसमस की वजह से जवाब नहीं मिल पाया, छुट्टी होगी वहां पर। कल फिर बात करेंगे हम, ताकि अंकित सकलानी और तुर्की वाले जहाज के बारे में और डिटेल्स मिल सकें। यकीन मानिएगा, जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलेगी, चाहे मंत्रालय से, चाहे हम टर्की से कोशिश कर रहे हैं अंकित को लेकर, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट में आप सबको जरूर दिखाएंगे। अंकित का शव कब मिलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार तो पूरा दिन नवादा के उस परिवार को भी रहा जिसका लाडला राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुआ था। एम्बुश अटैक किया गया था आतंकियों की तरफ से। उसमें शुक्रवार को इस एनकाउंटर की खबर हमने आपको दिखाई भी थी। शहीद चंदन कुमार के परिवार की बात भी आपको सुनाई थी। ऐसा परिवार जिसके सिर पर पक्की छत भी नहीं है, मकान कच्चा है और गरीबी का ठप्पा पक्का लगा हुआ है। उम्मीद थी कि 3 दिन बाद नीतीश सरकार की तरफ से परिवार को ढाढ़स बंधाने कोई न कोई आएगा, परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाएगा, लेकिन किसी के पास शायद इस शहादत को आखिरी सलाम देने का वक्त नहीं था। नीतीश कुमार गठबंधन की गांठ पर सफाई दे रहे हैं तो उनका महकमा सीएम को पीएम मटेरियल बता रहा है, लेकिन क्या नीतीश बाबू के मंत्रियों के पास 5 मिनट का वक्त भी नहीं था नवादा जाने के लिए? शहीद के, गरीब शहीद के परिवार के कंधे पर हाथ रख के ये कहने के लिए कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। चंदन कुमार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पहले जनगणना करके वो पूरे पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं कि ई जाति को ई करना है, जाति को ई करना है। अगर इसका बेटा अगर शहीद होगा तो हम नहीं जाएंगे, इसका शहीद हम जाएंगे। ये पीयूष कुमार हैं, चंदन कुमार के भाई, वही राइफलमैन चंदन कुमार जिन्होंने राजौरी के आतंकी हमले में कुर्बानी दी। चंदन का पार्थिव शरीर आज नवादा पहुंचा तो पीयूष अपने आप को रोक नहीं पाए। चंदन की शहादत से पूरा परिवार सदमे में है। गांव पड़ोस जिले से लोग खबर सुनकर शहीद को आखिरी विदाई देने आ गए, लेकिन बिहार सरकार को ना इसका वक्त मिला और ना ही कोई आदमी। यही वजह है कि भाई को खोने के गम में पीयूष का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार से सर हम क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करने का तो क्या, अब वैसा शब्द कुछ नहीं जो है कि बोल सकें एकदम। बिहार सरकार को हम क्या कहें, हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सरकार है। हम यही देखें कि आय भूमिहार का एक बेटा जाति जनगणना कर लिए हैं। पहले जनगणना करके वो पूरे पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं कि ई जाति को ई करना है, जाति को ई करना है। अगर इसका बेटा अगर शहीद होगा तो हम नहीं जाएंगे, इसका शहीद हम जाएंगे। यूपी सरकार, योगी जी
50 लाख रुपया धनराशि, एक नौकरी, उनके नाम से रोड, क्या बिहार में क्या मिला? हम देख लिए हैं कि क्या बिहार है, क्या बिहार हम देख लिए हैं। ऐसे ही बिहार को बीमारू राज्य ना कि नहीं आकर 50 साल पहले घोषित कर दिया गया था बिहार को बीमारू राज्य। शहीद चंदन के परिवार की नाराजगी एकदम वाजिब है। जवान बेटे को खोने से बड़ा कोई गम हो नहीं सकता। मां के लिए सरकार आ भी जाती तब भी जवान बेटा वापस लौट कर ना आता, लेकिन मां के कलेजे का बोझ हल्का जरूर होता, दुख जरूर बढ़ जाता। भाई की नाराजगी यूं जुआ पर ना आती, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को छोड़िए, यहाँ तो किसी मंत्री, विधायक या जिले के अफसर को भी आना याद नहीं आया, या यूं मान लीजिए कि उन्होंने आना नहीं चाहा। कि बिहार सरकार तो कुछ बोल भी नहीं रहे हमारे प्रतिनिधि कि क्या हम उनसे जब बोले तभी उनसे हम जवाब लगाएंगे। जो व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है तो उसका जवाब हम क्या लगाएंगे। और हमारा मांग तो है ही है, कम से कम हमारा मांग है 50 लाख रुपया मांग है, 2 बेटा सर्विस मांग है। दोनों लड़कों को आप फौज में भेजना चाहते हैं? भेजना चाहते हैं, एकदम भेजना चाहते हैं। चंदन कुमार की शहादत 21 दिसंबर को हुई थी। नवादा जिले के बेहद गरीब परिवार से 86 बटालियन इन्फेंट्री में बतौर राइफलमैन तैनात थे। 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। करीब 2.5 साल से जम्मू में पोस्टेड थे। नवादा के नारो मुरार गांव के चंदन कुमार का घर देखकर आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि उसकी नौकरी और जज्बे के परिवार के लिए क्या मायने थे। कच्ची दीवारें और टीन की छत हमारे वीर जवान के परिवार की यही सच्चाई है, जिसे नम आंखों से आज पूरी दुनिया देख रही है, सिवाय नीतीश सरकार के। जवान थे, देखिए उनके घर की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही एक गरीब परिवार है, कच्चा मकान है और वो भी अधूरा है। विशाल, थोड़ा आप घर की तस्वीरें दिखाइए। जब वो छठ पूजा में आए थे तो अपने परिवार से कहते कि ये जो मकान इनकम्प्लीट है इसको मैं पूरा कराऊंगा। घर का वही सहारा थे। चंदन के साथ 3 और जवान शहीद हुए। क्या बिहार सरकार की तरह उन जवानों के राज्यों की सरकारों की भी शहादत के प्रति बेरुखी रही, या वहां हालात कुछ और थे? चंदन के परिवार को हकीकत पता है, इसीलिए बिहार सरकार को लेकर उनकी नाराजगी और बढ़ गई। यह बिहार के संतान अपना शहादत दिया है देश की अखंडता एकता को बरकरार रखने के लिए, और हम जो है अभी बिहार सरकार गुनगुनाना तक नहीं है, एक शब्द इसको श्रद्धांजलि देने तक नहीं कोई बोले हैं, न उप मुख्यमंत्री बोले हैं, न हमारे बिहार सरकार का मुख्यमंत्री बोले हैं, और न कोई एक प्रतिनिधि को भी यहाँ तक श्रद्धांजलि देने के लिए किसी को आज तक भेजे नहीं, उसके परिवार से मिलने तक नहीं आए हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है, समाज का दुर्भाग्य है, इस राज्य का दुर्भाग्य है। बिहार के शहीद बेटे के परिवार का गुस्सा देखा आपने। देश पर कुर्बान होने वाले वीरों के लिए सरकार का ऐसा रवैया रहेगा तो परिवार का गुस्सा फूटना जायज है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंदन कुमार के साथ जिन 3 जवानों की शहादत हुई थी, जो उनका बलिदान गया था, उस बलिदान के बदले सम्मान देने के लिए सरकार और उसके नुमाइंदे चलकर आए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। वीरों के आगे सिर भी झुकाए, उनकी शहादत का सजदा भी किया। तस्वीर उत्तराखंड की है। राजौरी हमले में चमोली के नायक वीरेंद्र सिंह और कोटद्वार के राइफलमैन गौतम कुमार की शहादत भी हुई। शहीदों के पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड के देहरादून लाए गए तो एयरपोर्ट पर पहले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे, जिन्होंने शहीद वीरेंद्र सिंह और गौतम कुमार को श्रद्धांजलि दी। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, चमोली के उस इलाके में अंतिम संस्कार के वक्त बाकी जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और शहीद वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। जनप्रतिनिधियों का और मुख्यमंत्री का आना वाकया ही हम ये कहेंगे कि उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने लायक है।
आज उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से भी ऐसी ही एक खबर सामने आई। देश के लिए कुर्बान होने वाले लांस नायक कर्ण यादव ने और उनके अंतिम दर्शन के लिए जब उनके गांव पर शव आया तो लांस नायक कर्ण यादव की शहादत को नमन करने के लिए वहां बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी की योगी सरकार ने भी बिना देरी किए शहीद के परिवार के लिए सरकारी नौकरी, शहीद कर्ण यादव के नाम पर सड़क और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। कर्ण यादव के परिवार को 50 लाख का चेक सौंपकर यूपी सरकार ने अपना वो फर्ज भी मौके पर ही अदा किया। बिहार के चंदन कुमार का परिवार और गांव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहता है, हम भी पूछना चाहते हैं। ऐसी ही संवेदनशीलता की उम्मीद जैसी उत्तराखंड और यूपी में मिली, उसी तरह की संवेदनशीलता की उम्मीद हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते? अपने अपने राज्य के बहादुर जवानों और उनके परिवारों के लिए जो सम्मान वहां दिखा वो हमें बिहार में क्यों नहीं दिखा? बिहार में शहादत की उसी तरह से अनदेखी हुई है, मुझे लगता है, जैसी 11 साल पहले भी इसी सरकार के समय में हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनदेखी सरकारों के स्तर पर ही नहीं होती, और बहुत सी हस्तियां हैं जिनसे मुझे भी गिला है, खासकर वो सेलिब्रिटीज जो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं। हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये सौभाग्य बहुत से खिलाड़ियों और नामचीन लोगों को मिलता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फौज जिन लोगों को वर्दी देकर सम्मान देती है, उनकी उंगलियां भी बहुत बार शहादत को सजदा करने के लिए सोशल मीडिया पर 2 लाइनें टाइप करने के लिए भी नहीं उठती। शहीदों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन सेलिब्रिटीज के साथ मुझे अगली बार ये सवाल उठाना नहीं पड़ेगा या पूछना नहीं पड़ेगा। अब पब्लिक इंटरेस्ट में खबर कोरोना के नए वेरिएंट की कर लेते हैं। आप 2 दिन से शिमला मनाली की तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे। सब लोग घरों में बैठे, हजारों गाड़ियां हिल स्टेशन पर पहुंच रही हैं। पहाड़ों पर लाखों लोग परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं। ट्रैफिक जाम की तस्वीरें लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। होटल, लॉज सब बुक हैं और अगले कुछ दिनों तक हिमाचल या बहुत से हिल स्टेशन में यही स्थिति रहेगी। वैसे मानसून की मार से हिमाचल को उभारने के लिए ये अच्छी बात है, वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को उभारने के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसी भीड़ भाड़ में कोरोना को सिर उठाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सर्दी का मौसम वायरस को और घातक बना देता है। अभी तो कोरोना का नया वेरिएंट सिर्फ फैल रहा है। कहीं ऐसा ना हो आप जब छुट्टियां मनाकर हिल स्टेशन से अपने घर लौटें तो आपके साथ साथ ये वेरिएंट भी देश के कोने कोने में पहुंच जाए। छुट्टियां हैं, परिवार है, अपनी गाड़ी है, क्या करेंगे? घूमने चलें? शिमला, मनाली, नैनीताल। क्रिसमस से ठीक पहले हजारों परिवारों ने पैकिंग की, तेल की टंकी फुल करवाई और चल दिए रिवेंज टूरिज्म पर। अब टूरिज्म तो सुना था, ये रिवेंज टूरिज्म क्या है? सब बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पैर रखने तक की जगह नहीं, सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। 1-2 नहीं, 5-5 घंटे खड़ा रहना पड़ा। 2 गज क्या, 2 सेंटीमीटर की भी दूरी नहीं। पिछले 3 दिनों से शिमला हो या मनाली या फिर धर्मशाला, लाहौल स्पीति, हर जगह हजारों गाड़ियां आई। लाखों मुसाफिर पहाड़ों पर पहुंच गए एंजॉय करने, क्रिसमस और नया साल सेलिब्रेट करने। वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है और मजा भी बहुत आ रहा है। लग तो अच्छा रहा है, काफी भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के काफी अच्छा लग रहा है। एंजॉय करिए, खूब करिए, किसने रोका है? लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखिए। शिमला में 72 घंटे में 55,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई, इनमें लाखों सैलानी हैं। मनाली की अटल टनल की तरफ भी भीड़ है। ड्रोन तस्वीरों में दिखेगी। 24 घंटे में -12 डिग्री तापमान में 12,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजर गई। 65,000 लोग लाहौल स्पीति की तरफ चले गए। सभी टूरिस्ट व्हीकल हैं और जो इन
कि इनका नंबर है ये बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कुल्लू मनाली में पहुंच रहे हैं। पार्वती वैली में और तीर्थन वैली में लोग जो हैं वो सही ट्रैफिक डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते हैं, बीच में रोड पतले हैं जिसके कारण जो है वो जाम की स्थिति बन रही है। यही रिवेंज टूरिज्म है। कोरोना के चलते 2 साल तक घरों में पैक रहे, अब निकले हैं तो फिर हजारों लाखों एक साथ आ गए। बहरहाल ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा, लोग घूमकर थोड़े दिन बाद घर चले जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस को अपने साथ लेकर चले जाएं, जैसा पिछली बार हुआ था। याद है ना, पहली कोरोना लहर के बाद जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तब लाखों लोग पहाड़ों की तरफ बढ़े थे। उनमें से कई लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इसका असर दूसरी लहर में दिखाई दिया जब एक दिन में लाखों मरीज संक्रमित हुए, हजारों लोगों की मौत हो गई। 2022 में ओमिक्रॉन आया, ग्राफ बढ़ा, लेकिन ये उतना घातक नहीं था। इस बार JN.1 आया है, केस बढ़ रहे हैं, इसलिए घूमिए मगर सावधानी से। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हमें खुद प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जब न्यूज़ में इतना आ रहा है कि वेरिएंट फैल रहा है तो लोगों को खुद ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। पर अभी कार्निवल का टाइम है तो आई थिंक डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैक्सीनेशन करा रखा है तो उस हिसाब से लगता है कि सेफ सिक्योर हैं, बाकी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं। अच्छा है कई लोगों को नए वेरिएंट की जानकारी है, इससे जुड़े अपडेट फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये वायरस जान लेने लगा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 628 मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 4052 पहुंच गई है। केरल में 376, कर्नाटक में 106, महाराष्ट्र में 50 मामले सामने आए। नए वेरिएंट के देश में अब तक 63 मामले मिले। JN.1 के गोवा में सबसे ज्यादा 34 केस हैं। पिछले 5 दिनों में 8 मरीजों की जान चली गई। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, संभल के रहना चाहिए और खास तौर पे जो 60 साल से ऊपर के हैं या जिनको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं या ऐसी स्थिति जहां पर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कैंसर के मरीज, उनमें उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर उन्होंने अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है तो वो कृपा करके जाकर के प्रिकॉशन डोज ले लें। कोरोना आम या खास नहीं देखता, जहां वायरस फैला तो सबको अपनी चपेट में ले लेता है। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। डेप्यूटी CM अजीत पवार अब बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में खासकर चिंता इसलिए है क्योंकि वहां धारावी जैसी बस्तियां हैं जहां कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में 12 मरीज मिले थे, अब कोरोना के 168 मामले सामने आ चुके हैं। सिंधुदुर्ग, ठाणे, अकोला, पुणे में कोरोना संक्रमितों के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एक्सपर्ट कहते हैं सावधानी बरतिए, इंतजाम पूरे हैं। फिलहाल अभी लोग खुद से कराने के लिए टेस्ट कम आ रहे हैं। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अभी उन सैंपल्स का, जैसे गवर्नमेंट भी उन्हीं सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि JN.1 की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। मुंबई के साथ साथ दिल्ली भी अलर्ट पर है। एक बार फिर से सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री बढ़ गई। लोग भी वायरस को हराने के लिए तैयार हैं। सर, अब मास्क और सैनिटाइजर का दोबारा से चलन शुरू हो गया है और लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मास्क और सेल ये बढ़ता जा रहा है। मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और मैं अपने पूरे फैमिली को भी ये यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। कोरोना के खिलाफ अस्पताल कितने तैयार हैं, चेकिंग शुरू हो गई है। ICU बेड हो या वेंटिलेटर वाले, कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर हों या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, हर राज्य अपने आंकड़े दुरुस्त कर रहा है क्योंकि वायरस अभी कंट्रोल स्पीड से बढ़ रहा है। अगर काबू नहीं हुआ तो फिर हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। हमारे देश में तैयारी कैसी है, कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन है और कितने में नहीं, बाकी क्या चीजें गियर अप की गई हैं, ये जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहती है, सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। कोविड पर कुछ छुपाया नहीं जा सकता। मगर हमारा पड़ोसी मुल्क चीन,
3 साल से वायरस की फाइल दबाकर बैठा है। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो लॉकडाउन लगा देता है, लेकिन जब लोग मरने लगते हैं तो फिर वहां का सिस्टम तस्वीरों और खबरों पर ही पहरा बिठा देता है। वहाँ ना तो कोई एक्स है, ना फेसबुक है, सोशल मीडिया के बहुत कम प्लेटफॉर्म है, इसलिए जानकारी मुश्किल से बाहर निकलती है। और वेस्टर्न मीडिया की नई रिपोर्ट सामने आने लगी हैं। वायरस की वजह से चीन में हालात फिर से बेकाबू होने लगे हैं। सिर्फ 10 महीने में चीन में कोरोना का पहिया उल्टा घूमने लगा। लॉकडाउन खोलने के बाद जनवरी 2023 में जो हालात थे, साल खत्म होते होते दोबारा वही दिखने लगे हैं। सवाल है, क्या चीन में कोरोना का नया वेरिएंट लाशें बिछाने लगा है? क्या JN.1 के चलते चीन के शमशान घाट 24 घंटे काम कर रहे हैं? क्या लोगों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग पीरियड शुरू हो गया है? क्या कोरोना और मौत का आंकड़ा छिपा रहा है बीजिंग? चीन फिर से पारदर्शी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दे रहा है, बहुत सारे डेटा को वो हाइड करता है। और ऐसी स्थिति में कौन सा वेरिएंट वहां पर इस वक्त पनप रहा है, किसकी वजह से वहां इतना ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, ये सही जानकारी विश्व को नहीं मिल पाती है। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो भी डेटा वो बाहर दे रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा खुद से एहतियात रखने की जरूरत है। एक्सपर्ट की चिंता जायज है, क्योंकि चीन ने वायरस के बारे में कभी सच नहीं बताया। इस बार भी केस छिपाने की तैयारी थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पता चला है कि हेनान, अनहुई और शांक्सी जैसे राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेनान में 8 शमशान घाट 24 घंटे काम कर रहे हैं। अस्पताल में व्हाइट लंग सिंड्रोम वाले मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। व्हाइट लंग सिंड्रोम में मरीजों को निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं। बताया जा रहा है कि नए वेरिएंट के खुलासे के बाद ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ने लगे हैं। लेकिन चीन ना तो अस्पतालों का डाटा साझा कर रहा है और ना ही कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। चीन ने तो 2 महीने पहले का डाटा भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को नहीं दिया, जब वहां रहस्यमयी निमोनिया की खबरें फैली थी। तो अब क्या उम्मीद की जाए? रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन में जो लोग कोविड से मर रहे हैं, हेल्थ अथॉरिटीज उनकी मौत के लिए दूसरी वजह बता रही है। रिपोर्ट है कि जिन बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम थी, उनकी मौत ज्यादा हो रही है। 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो, WHO की टीम हो, US FDA की टीम हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ की टीम उनके पास गई है वुहान में, उन्होंने अपनी बीमारी की इंफॉर्मेशन साझा नहीं की है। और इस बार भी जिस प्रकार से चाइना में केसेस बढ़ते आ रहे हैं, वो देश में और विदेश में हाहाकार मचा सकता है। चीन में हालात तो सितंबर से ही खराब हैं, लेकिन तब वहां की सरकार ने रहस्यमयी बीमारी को कोरोना मानने से इनकार कर दिया था। मगर अब दुनिया में JN.1 वेरिएंट वाले केस बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक 1 महीने में दुनिया में कोरोना के नए केस 52% बढ़े हैं। 4 हफ्ते में 8,50,000 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 3,000 लोगों की मौत कोविड से हुई। अमेरिका में JN.1 वाले मरीजों की संख्या 12% से बढ़कर 29% हो चुकी है। सिंगापुर और कई देशों के एयरपोर्ट पर थर्मल चेकिंग शुरू हो चुकी है। वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। सरकार को लगातार नजर रखने की जरूरत होगी कि चीन में जो नया वेरिएंट फैल रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा वहां पर महामारी फैल रही है, वो क्या है और किस तरह के उसके लक्षण हैं और किस तरह का उसका जो है स्वभाव है, ये लगातार देखते रहने की जरूरत होगी। पहली कोरोना लहर में भी चीन ने यही किया था। वुहान में वायरस फैला, किसी को नहीं बताया। जब हालात बेकाबू हुए, लोग मरने लगे। जब वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैल चुका था, तब खुलासा किया था। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए भारत समेत पूरी दुनिया को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए।
जब तक आप कोरोना को खुद इनवाइट नहीं करते तब तक वो आपके घर नहीं आएगा। यानी लापरवाही ही इस वायरस की असली खुराक है। इसलिए सावधान रहना है। नया साल है, जश्न भी मनाना है, खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी। इसीलिए एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, बीमार हों तो खुद को आइसोलेट कर लें। ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। खबर एक राम भक्त की। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल की लिखी इन पंक्तियों का पैगाम एक मुस्लिम बेटी देश को दे रही है। शबनम महाराष्ट्र से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली है। आज आपको शबरी नहीं, शबनम की राम भक्ति दिखानी है। चेहरे पर हिजाब, आंखों पर काला चश्मा, पीठ पर केसरिया ध्वज और जुबां पर प्रभु राम का नाम जपती ये है शबनम। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मजहबी नफरत और बंदिशों की दीवार गिराकर महाराष्ट्र से अयोध्या के लिए पैदल निकली हैं, रामलला के दर्शन जो करने हैं। शबनम के साथ उनके दो दोस्त हैं, एक का नाम शर्मा जी है तो दूसरे पांडे जी। पैदल यात्रा से शबनम क्या पैगाम देना चाहती है? आपने पीछे बैनर में ये लिखा है कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, तो ये सोच कैसे आया कि अध्यात्म को जो है वो पर्यावरण से जोड़ा जाए? हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सिटीज है जो बहुत बड़ी सिटीज है, जैसे दिल्ली, पटना, मुंबई और भी ऐसे बहुत सिटीज है। वहाँ पर बहुत तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए और पर्यावरण तो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से अयोध्या की दूरी 1250 किलोमीटर की है। शबनम लगातार चल रही है, बिना रुके बिना थके। जहाँ रुकती हैं वहाँ राम के भजन लोगों को सुनाती हैं, कट्टरता की मुनादी करने वालों को पैगाम देती हैं। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। अब आपको गुजरात और कोलकाता लेकर चलते हैं। कोलकाता में 1 लाख लोगों ने गीता का महापाठ किया है, तो गुजरात में 37,000 महिलाओं ने किया महारास। तस्वीरें गुजरात के द्वारका की हैं। आसमान में कई फुट ऊपर से ली गई। किसी को यह पानी में उठने वाली भंवर लगी तो कोई इसे जमीन पर जलेबी जैसी आकृति समझ रहा था। अब जान लीजिए कि है क्या। ये 1-2 नहीं बल्कि 37,000, जी हाँ 37,000 महिलाएं हैं। गुजरात के अहिर समाज की हजारों महिलाएं द्वारका में एक ही जगह पर इकट्ठा और महारास में हिस्सा ली। इस कार्यक्रम में जितनी भी महिलाएं शामिल हुई उन सभी ने लाल रंग की पोशाक पहनी थी, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति को चारों तरफ से घेरकर डांस कर रही थी। चर्चा तो कोलकाता में हुई सामूहिक गीता पाठ की भी हो रही है। यह कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड मैदान है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे और गीता पाठ किया। अब पब्लिक कमेंट्स में देख लेते हैं आपने हमारी खबरों पर क्या लिखा है। चलिए, विवेक क्या लिखते हैं। थैंक गॉड आवर नेशंस चिल्ड्रन आर ऑल्सो वैक्सीनेटेड इन टाइम। नाउ वी ऑल अगेन थ्रो आउट दिस drastic disease from our country. Very well elaborated and very well planned and worked together to overcome from medical emergency. Respect and salute all caretakers and media persons. चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेक जी के बाद जितेंद्र कुमार सिंह क्या लिखते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक इंटरेस्ट एबीपी न्यूज़। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की वजह से अधिकांश मौतें व दुर्घटनाएं हो रही हैं और फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। कृपया इस विषय को प्रमुखता से दिखाने का कष्ट करें। बिल्कुल, ये हमारा फर्ज है जितेंद्र जी, बिल्कुल एड्रेस करेंगे। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अब अखिलेश आनंद 10 बजे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने एबीपी न्यूज़ से बिल्कुल नहीं हटना है और कल रात मैं मिलूंगा। शुभ रात्रि।